मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके। आज अगले सेशन की तरफ चलते हैं डीआई के, और उम्मीद है शायद ख़त्म कर लें हम डीआई के सेशन को। देखिए यार, पढ़िए भैया इसको। ये है टायर 1 2017 का क्वेश्चन। एक बार सवाल पढ़िए। कहता द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन इन करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पर्स्ड बाई 5 बैंक ऑफ ए कंट्री और 5 ईयर। 5 सालों में अलग अलग बैंकों ने कितना कितना एजुकेशन लोन बांटा, उसके बारे में बात की गई। 10, 11, 12, 13, 14 साल में। पढ़िए जी पहला सवाल। क्या होगा? वर्ष 2010 से 2014 तक बैंक 2 के द्वारा शिक्षा के लिए वितरित ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10 से 2014 में, बैंक 2 में। हाँ, बैंक 2 में 2010 से 2014, तो 65 से 122 हुआ मेरे भाई। हम ये लिखेंगे जी 65 से 122 हो गया। तो 65 से 122 हो गया, तो ये आया 60 की वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों, 60 की वृद्धि 65 पे, तो 100 पे कितने, यानी लगभग 100 से छोटा आया ना। अब देखिए यार, आप डिजिटल सम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लफड़ा वही होगा कि पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 5 से काटोगे भी तो 5 11 20 और 5 12 60 ना, सॉरी 5 13 13 65 और 5 12 60। आप जानते हैं 12/13 आएगा, 13 16 होगा नहीं एग्जैक्ट, तो 1/13 आपको याद होगा फ्रैक्शन थी, 7 से ही 9/13 आया ना। तो 12 करेंगे तो 12 7 84 और 12 निम्न 108/13। 108 से 13 करेंगे तो 13 7 91, 13 8 104, 84 और 8 92 है। यार ये लफड़ा क्या हो रहा है? 65 से 125 हुआ है, तो ये तो ज्यादा आना चाहिए। ओहो, 65 से 122 था यार, माफ करना भाई, टटियाने की उम्र आ गई मेरी अब। देखो जी, 65 से 122 था। अगर 122 लोगे ना मेरे भाई, तो कम आएगी ये ग्रोथ, माफ करना। तो ये आएगा आपका 57, 7 5 12, 6 5 11 1 12, तो 57 की ग्रोथ है मेरे प्यारे बच्चों, किस पे? 65 पे, तो 100 पे कितने आए ना। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। बेटा ये बताओ कि 65 का 10% कितना होता है? 6.5। 65 का 10% होता है जी 6.5, है ना। तो यानी 65 में से 6.5 घटाऊंगा, 65 में से 6.5 घटाऊंगा तो मेरे भाई आएगा कितना? 5 तो ये गया, बचा 1.5, तो ये आएगा 68.5, 58.5 है ना। 58.5 यानी लगभग उत्तर आएगा मेरा 87 के आसपास बैठेगा, क्योंकि 57 है, 0.65 है। डिजिटल सम से कराता हूँ भाई, फिर तो क्या तरीके। 6 5 11 11 का डिजिटल सम आया 2, 7 5 12 12 का डिजिटल सम आया 3। अब 2 को नीचे किससे गुना करें जी? 5 से, तो 5 3 15 डिजिटल सम आया 6। लेकिन डिजिटल सम निकल नहीं सकता इस सवाल में, कारण क्या है कि पॉइंट के बाद एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। डिजिटल सम से आप इस सवाल को नहीं कर सकते, क्योंकि बटे 13 आएगा या 65 भी है तो कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, नॉन रिकरिंग आंसर आएगा। तो सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई इसको। तो 65 का कितना परसेंट 57 है, ये हमको बताना। कर लेते हैं यार, इतनी बड़ी बात है नहीं। 5 13 65 आएगा, 5 20 करेंगे 100, ये आएगा तो 57 दूनी 114, 1140/13, 13 7 13 8 104, 10 बचा, 13 7 91, यानी 87 पॉइंट समथिंग। लंबी ऑप्शन आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत बार मेरे बच्चों क्या होता है कि हम कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में इतनी सारी टेक्निक लगा देते हैं, और एक टेक्निक कामयाब नहीं हो रही होती, और डायरेक्ट कर लें तो जल्दी आ जाए, जैसे इस वाले में। आप समझ गए ना डिजिटल सम क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि इसका जो आंसर है ना, वो रिकरिंग डिजिट में है ना, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में है, और यहां दे रखा है टर्मिनेट में। यानी ये सारे आंसर लगभग में दे रखे हैं, और ये बोलता भी नहीं है कि लगभग में, तो इसलिए डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो सकता। डिजिटल सम तभी अप्लाई होगा जब एक्यूरेट आंसर हो। आइए जी, किन बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि में 5 वर्ष के दौरान निरंतर वृद्धि अथवा कमी हुई है?
या तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार कमी हुई हो या लगातार वृद्धि। 1 4 5 1 4 3 देखते हैं जी। आइए मेरे भाई, यहां देखिए भाई, यहां लगातार वृद्धि हो रही है, यानी बैंक एक में लगातार वृद्धि होने लग रही लगातार। बैंक दो में देखें तो वृद्धि होगी फिर कमी होगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बैंक तीन में देखें तो देखिए 195 फिर कमी होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां देखें तो 109 के बाद 123 125 142, यहां पे भी लगातार वृद्धि हुई है। यहां देखें तो 80 103 140 143 158, यहां पे भी। यानी बैंक 1 4 और 5 ऐसे हैं जिनमें लगातार वृद्धि हुई है, 1 4 और 5, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, जहां लगातार इंक्रीज हुआ। ये हो गया जी। निम्नलिखित दो अनुपातों में क्या कहा जाता है? लोन अमाउंट डिस्बर्स्ड बाय बैंक वन इन 2011, 2011 में बैंक कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, तो देखो यार, लोन अमाउंट डिस्बर्स्ड बाय बैंक वन इन 2011, बैंक वन ने 2011 में कितना अमाउंट डिस्बर्स किया? 295, तो 295 करोड़। और यहां है बैंक थ्री ने 2014 में, तो बैंक थ्री कौन सा है? ये वाला, और 2014 मतलब ये वाला, तो 211। बैंक थ्री ने 211 लोन डिस्बर्स किया, तो ये 211 211 ही था ना? हाँ, तो ये पूछ रहा है कौन सा ज्यादा है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड कम, यानी फर्स्ट ज्यादा होगा सेकंड का। पहली स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है ना जी? मेरी बात समझ गए ना भाई? फर्स्ट वाले में 295 करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ, सेकंड वाले में 200 क्या रखा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा है सेकंड वाला कम, यही बताना था। 2010 से 2014 तक किए गए बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि में प्रतिशत वृद्धि का कौन सा निम्नलिखित क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ लोन अमाउंट? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोशिश करो फिर मैं कराता हूं। देखिए बैंक 3, 2, 5 ये हैं सारे, तो हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस किस में हुई है, हमें ये बताना है। आइए मेरे भाई, ग्राफ से ही होगा ये सवाल भी सॉल्व, और तो कोई तरीका है नहीं इसको करने का। हमें ये बताना है जी किस बैंक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है 2010 से 2014 में। सिर्फ इतनी टेबल के यूज है। आइए जी, बैंक वन की बात करें तो 265 से 352 हो गया। बैंक टू की बात करें तो 65 से 122 हुआ। बैंक थ्री की बात करें तो 138 से 211 हुआ, है ना? बैंक फोर की बात करें तो 109 से 157 हुआ।
और बैंक 5 की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 80 से लेके 158 हुआ। हाँ है ना। तो ये बतानी हमें परसेंटेज ग्रोथ किसकी सबसे ज्यादा है। मेरे बेटा बहुत शांति से ध्यान से समझना भाई, 265 से 352 हो गई, ये इतनी 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 हो गई, तो अब हम ये देख लेते हैं रिजल्ट क्या बना। तो 265 से 352 हो गई, तो कितना इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे जी इसमें इंक्रीज हो गया सर 87 का, इस पे 265 पे, तो 265 पे 87 कितना कहलाएगा, लगभग 30%, यानी यहां तो ग्रोथ मात्र ही 30% हुई। भाई 265 पे 87 का इंक्रीज तो 100 पे कितना, तो अंदाजा लगाओगे तो लगभग 30%, 26 30 78, 30 नहीं तो 32 33% लगा लो, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ 65 से 122 हो गया जी, 65 से 122 हुआ तो कितने का ग्रोथ हो गया जी, 7 का और 5 का, 7 5 12 और 6 5 11 22, और ये अभी हमने किया था 87.77% के आसपास की ग्रोथ आई थी। अभी इससे सबसे पहला सवाल इसी पे था। बैंक 3 की देखें तो 138 से 211 की, तो लगभग ग्रोथ कितनी आ गई मेरे भाई, 40, तो यहां समझो 40 60 10 70 71 72 73, तो लगभग 73 की। तो मेरे बच्चे 138 का 73 करेंगे तो 73 का डबल करेंगे तो 50 आएगा, मतलब 146 आएगा, 148 है, यानी लगभग 48% के आसपास की ग्रोथ है। आपको तो लगभग देखनी है। 109 से 57 बहुत कम है, मात्र 48 की ग्रोथ, और 109 पे 48 मतलब लगभग 46% के आसपास की ग्रोथ आएगी। बैंक 5 को देखें तो 80 से 158, 80 से 158 मतलब 78 की ग्रोथ, और मेरे भाई 80 पे 78 की ग्रोथ मतलब लगभग 100% हो गई, दो ही तो कम थी, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 99 98% के आसपास की ग्रोथ है ना। तो आपने देखा सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है ना मेरे बेटा वो है बैंक 5 की, फिर है बैंक 2 की, पहले बैंक 5 फिर बैंक 2। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले बैंक 5 आना चाहिए, तो कहीं पे भी बैंक 5 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, तो केवल एक में, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। उसके बाद बैंक 2, फिर बैंक 3 4 1, तो देखिए 4, इसका 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 1, बिल्कुल सही सीक्वेंस है हमारे सवाल का। समझ पाए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पक्का। आइए जी, पढ़िए मेरे बच्चे इस सवाल को। कहाँ है पवन, पवन है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म फ्रॉम 8 ईयर्स। 8 सालों की रेवेन्यू दे रखी है। ऑल द रेवेन्यू फिगर हैव बीन शोन इन द टर्म्स ऑफ करोड़, करोड़ की टर्म में। देखिए मित्र, पहला सवाल है 2010, 11 और 12 में फर्म के राजस्व का कुल मान कितना था। देखिए 2010, 11 और 12, तो भाई 10 में कितना था 260, तो 260, 11 में कितना है जी 350 और 12 में कितना है 320। जोड़ देंगे मेरे भाई, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा था इसने, तो जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो ना। अगला क्वेश्चन कहता है 2010 में गत वर्ष की तुलना में फर्म के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। तो कहता है 2010 में पहले से कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। गत का मतलब क्या हुआ, 2000 बाई व्हाट परसेंट हैज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज। अच्छा, कमी हुई, ठीक है। कितने की कमी हुई, तो देखो मेरे भाई 2010 में कितने की कमी, तो 300 से 260 आ गई, तो कितने की कमी मेरे बेटा 40 की कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 की कमी 300 पे तो 100 पे कितनी, आपको निकाल देना जी। 2 दूनी 4, 2 15, 1/15 होता है 6 सही 2/3, तो 2/15 हो जाएगा 12 सही 4/3 यानी 13 सही 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 13 सही 1/3 आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। कहता है जी कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है, यानी हमें निकालना पड़ेगा इसका भाई एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा आप अच्छे से जानते हैं, सबको जोड़ लो। तो जोड़ते हैं जी सबको। देखो मित्रों जोड़ो भैया, कैसे जोड़े, ये तो 0 हो गया जी। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 का 4 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल 2340 करोड़ रुपए का राजस्व आया। कितने सालों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों में। तो एवरेज निकालेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बचा जी 7, 8 नीम 72 आए ना, 8 नीम 72 कितना बचा जी 20, 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी लगभग 292 का। तो हमें ये बताना है अगले सवाल में कि भाई एवरेज से ज्यादा कितनी फर्मों में था, एवरेज से ज्यादा कितने सालों में था। तो 292 से ज्यादा यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, यानी 1 2 3 4 सालों में जो राजस्व था वो एवरेज से ज्यादा था, यही पूछा है। तो आंसर हो जाएगा जी 4 सालों। किस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। कहता है किस साल सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुआ आपका, किस साल सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मेरे बच्चे, किस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ ये चेक करने के लिए आते हैं मेरे भाई। देखिए यार यहां तो डिक्रीज हुआ है, यहां 260 से 350 यानी 90 का ग्रोथ हुआ। ठीक है जी, यहां कमी हुई है, यहां पे भी कमी हुई है, यहां इंक्रीज हुआ है 250 से 340 90 का ग्रोथ हुआ है ना। यहां कमी हुई है, यहां 240 से 280 मात्र 40 का ग्रोथ हुआ। अब आप खुद सोच के देखो 260 पे 90 की वृद्धि अच्छी है या 250 पे 90 की वृद्धि ज्यादा अच्छी है। तो आप कहेंगे जी 250 पे 90 की वृद्धि ज्यादा अच्छी। आप रेट भी निकालेंगे तो 90/250 गुना 100, और दूसरा करेंगे 90/260/100। अरे हाँ है ना भाई, 90 ही है ना दोनों जगह ग्रोथ। तो 90 की इंक्रीज 260 पे ज्यादा आएगा या 250 पे, तो नेचुरल सी बात है 250 पे। बेस जितना छोटा होगा उतना बड़ा आंसर। इसका मतलब इस साल यानी 2014 में जो इंक्रीज रेट है वो सबसे ज्यादा है। 2014 में जो इंक्रीज रेट है मेरे भाई वो सबसे ज्यादा है। करिए भैया। कहता है एक शहर में 6 टैक्सी कंपनियां हैं, निम्न दंड आरेख इन 6 कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियों की संख्या दर्शाता है जी। इस आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये CHSL 10+2 टायर 1 2017 का क्वेश्चन है। आइए भैया, पहला सवाल है किस टैक्सी कंपनी में A से अधिक और D से कम टैक्सियां हैं।
ए से ज्यादा यानी 25 से ज्यादा और डी से कम, डी यानी 75 से कम, तो 25 से ज्यादा 75 से कम तो केवल एक ही कंपनी है, कौन सी? सी। तो आंसर आ जाएगा सी। यही तो पूछ रहा था कि ए से ज्यादा और डी से कम, तो ए की वैल्यू 25 थी, डी की 75, तो 25-75 के बीच में केवल सी आ रहा था। आइए, यदि 30 टैक्सियां कंपनी बी को छोड़ दें और कंपनी डी में शामिल हो जाए, कहता है 30 टैक्सियां बी से हटा के डी में शामिल कर दें, 30 टैक्सियां बी से हटा के डी में शामिल कर दें, 30 टैक्सियां बी से हटा के, बी से 30 हटा दें और डी में शामिल कर दें, तो 30 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 105। अब आगे क्या कह रहा है जी? 30 टैक्सियां कंपनी बी को छोड़ दें और कंपनी डी में शामिल हो जाएं, तो सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियां होंगी? बकवास कर रहा। तो सी में है कितनी मेरे भाई? 35, और अब डी में कितनी होगी? 105, तो कितनी ज्यादा होगी जी? 70 टैक्सियां ज्यादा होगी। बस ये आंसर हो गया। तो कितनी टैक्सियां ज्यादा होगी जी? 70 टैक्सियां। पक्का? आइए भैया, भले ही ए और सी विलय करने का निर्णय लें, फिर से विलीन ए और सी से बनी सत्व की तुलना में डी से में कितनी अधिक प्रतिशत टैक्सियां होंगी? कहता है इवन इफ ए एंड सी डिसाइड टू मर्ज, स्टिल डी विल हैव हाउ मेनी मोर टैक्सेस? कहता है ए और सी अगर मिल जाएं तो भी, अगर ए और सी मिल जाए मेरे बच्चे तो भी, तो बेटा ए और सी मिल जाएंगी तो ए और सी मिलाओगे तो 25 और 35 कितनी होगी? 60 टैक्सियां बनी। तो डी में कितनी टैक्सियां? 75, तो कितनी ज्यादा है? 15, तो 15 ज्यादा किस पे? 60 पे। तो कहता है कितना परसेंट ज्यादा होंगी? तो 1/4 यानी 25% ज्यादा होंगी मेरे भाई। कितने परसेंट ज्यादा होंगी जी? 25%। यही तो पूछ रहा है। आइए जी, यदि प्रत्येक टैक्सी प्रतिदिन औसतन 100 किलोमीटर चलती है और यदि ईंधन की लागत 3 रुपए प्रति किलोमीटर है, तो प्रत्येक दिन सभी टैक्सियों के लिए ईंधन पर कितना खर्च होगा? देखो यार, अगर डेली 100 किलोमीटर चलेगी और 3 रुपए के हिसाब से पर किलोमीटर खर्चा है, तो यानी हर एक टैक्सी का एक दिन का खर्चा हो गया जी 300 रुपए। कितना खर्चा हो गया जी? 300 रुपए। हाँ है ना? टैक्सियां कितनी है वो जोड़ लो पहले, तो टैक्सियां जोड़ लो भैया, जितना भी इनके टैक्सी का जोड़ा है, 10 जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये, जितना जोड़ा है उसको गुना कर देना किससे? 300 से, वो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है खर्चा कितना है भाई। एक टैक्सी का एक दिन का 300 रुपए, तो टोटल टैक्सी गुना 300 कर देना आंसर। अगर आप बिना जोड़े आंसर निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिएगा कि यहां पे 300 से गुना करेंगे जो जोड़ होगा उसको, तो इसका मतलब जो भी उत्तर होगा मेरा 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग देखिए कौन सा जा रहा? 8 2 10 और 1 11 नहीं जा रहा, 8 और 1 9 भाग जा रहा, 8 और 1 9 और 1 10 नहीं जा रहा, 9 और 8 नहीं जा रहा। तो अगर जोड़ना भी नहीं चाहते तो भी आप बी ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि 300 से गुना करना पड़ेगा सारी टैक्सियों की संख्या को। तो 300 से गुना मतलब 3 से गुना, तो जो भी उत्तर होगा 3 से भाग जाना चाहिए, है ना? नेक्स्ट पढ़िए जी। अरे वो डिमांड नोट की बात हुई पीयूष? देखिए भैया, कह रहा जी निम्न दंड आरेख एक कंपनी के 6 भिन्न भिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। टायर 1 2017। किस विभाग में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक कर्मचारी? दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे सबसे ज्यादा इसमें, तो दूसरे स्थान में ई पे, तो आपका आंसर हो गया मेरे भाई ई, है ना? सवाल में कह रहा है इफ 5 एम्प्लॉइज आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट एफ। कहता है अगर डिपार्टमेंट ए से 5 आदमी एफ में चले जाएं, तो विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या किन दो विभागों की संख्या के मध्य होगी?
पहले 5 एम्प्लॉय ए से हम एफ में ले जाते हैं, ए से एफ में ले जाते हैं 5 एम्प्लॉय। अगर 5 एम्प्लॉय यहां से उठा देंगे तो यहां रह गया 20, और एफ में लेके जाएंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब कह रहा है ये किस किस के मध्य होगा। मध्य होगा मतलब कौन सी ऐसी 2 कंपनियां होंगी जिनका जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 8 आएगा। तो सीधी दिखाई दे रही 10 6 16, 16 का आधा करोगे तो 8। मध्य का मतलब जोड़ करके आधा, यानी बी और सी के जोड़ का आधा एफ होगा। ये पूछ रहा था, तो बी और सी, तो ऑप्शन ए। कहते हैं यदि विभाग गो एफ और डी को एक नया विभाग जी बनाने के लिए विलय किया जाता है तो सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में होंगे। एफ और डी को मिला के जी बना दिया। इफ डिपार्टमेंट एफ एंड डी आर मर्ज टू क्रिएट ए न्यू डिपार्टमेंट जी, देन विच डिपार्टमेंट विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एफ और डी को मिला दिया। देखो मेरे भाई, अगर हम एफ और डी को मिला रहे हैं यदि हम एफ और डी को मिला दे रहे हैं मेरे बच्चों, तो एफ कितना है जी 3 और डी कितना है 5, तो 5 और 3 8, तो 8 को मिला के एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जी, तो इसमें 8 एम्प्लॉय हुए। तो कहते सबसे कम किस में है, तो सबसे कम 6 है बी में, है ना, 6 से कम तो 3 नहीं, तो आंसर होगा जी बी। बेसिक क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे इसको। यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है तो वेतन के प्रति कंपनी का व्यय लाखों रुपए में कितना होगा। कहता सारे कर्मचारियों का जो औसत वेतन, मतलब हर एक एम्प्लॉय को जो हम सैलरी दे रहे हैं वो 8,000 रुपए है, तो हाउ मच वाज द कंपनी एक्सपेंस इन लाख, तो टोटल खर्चा कितना है। ये देखिए भाई, टोटल एम्प्लॉय गिनने पड़ेंगे इसमें, आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल एम्प्लॉय। तो जो भी टोटल एम्प्लॉय होंगे 25 जमा 6 जमा 10 जमा 5 जमा 15 जमा 3, तो जो भी आपके टोटल एम्प्लॉय आए, लेट से इतने टोटल एम्प्लॉय आए, उसे गुना करना पड़ेगा आपको 8,000 से, आए ना, वो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपका आंसर होगा। लेकिन पेपर में आप ऐसे सोच के चलिए कि जो भी आपका उत्तर होगा ये लाख है, लाख का मतलब है अगर पॉइंट हटा देंगे तो 4,86,000 है, ऐसे 5,12,000 है, पॉइंट का मतलब ऐसे कह रहा है, आए ना, ऐसे कह रहा है। तो जो भी उत्तर होगा 8,000 से भाग जाना चाहिए, 8,000 से मतलब 8 से भाग जाना चाहिए, तो 0 0 तो हट ही लेंगे, तो 8 से भाग जाना चाहिए, तो 486 8 से भाग जा रहा, 8 से 48 नहीं जा रहा, आंसर नहीं होगा। 500 भाग चला जाएगा, 324 8 चौक 32 नहीं जा रहा, 8 7 56 ये भी नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया, क्योंकि 8 से गुना कर रहे हैं, तो जो गुना 8 से कर रहे हैं तो जो उत्तर होगा 8 से भाग होना चाहिए, तो केवल बी ऑप्शन भाग हो रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमटीएस का है जी 2017 का, पढ़िए मेरे भाई। इनका मतलब है कि एग्जाम तो 2018 या 19 में हुए होंगे, लेकिन ये वैकेंसी जिस साल निकली थी उस साल के डाले हुए। कहते द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द रेवेन्यू इन करोड़ ऑफ रुपीज कंपनी ए फ्रॉम द ईयर 2008 से 2015। कहता है कंपनी के रेवेन्यू दे रखे हैं, कह रहा है 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में राजस्व में वृद्धि 15 करोड़ रुपए से अधिक है, किस किस साल में वृद्धि 15 करोड़ से ज्यादा हुई। तो देखो जी 15 करोड़ रुपए से अधिक रही, ठीक है, यानी डिफरेंस 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो हाँ ये है। यहां 15 से कम है, नहीं है जी, यहाँ 154 में 15 जोड़ा तो 169 यहाँ पे आ रही है जी, 15 से ज्यादा है, यहाँ 15 से ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ज्यादा, तो 1 2 3 सालों में ऐसा हो पाया। लेकिन उसने साल कौन से दिए 2015, तो 3 साल ऐसे थे जब 15 करोड़ से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। 2010 में गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010 में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई 2010 में 140 से 154 हुआ, तो 14 का इंक्रीज मेरे भाई किस पे 140 पे, तो कहता 100 पे कितना, यानी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे पक्का।
ठीक है भैया, कर लोगे जी, आसान सा है। 2015 का राजस्व वर्ष 2014 के क्या कितना प्रतिशत है भाई? बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें। 2014 का कितना परसेंट है 2015 वाला? तो 2014 में 200 था, ये 250 हुआ, तो 250 जो है कह रहा है जी 200 का कितना परसेंट हुआ। इजी मेरे बेटा, कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन। ये कर लोगे भैया? अब कह रहा है 2011 से वर्ष 2015 तक प्रति वर्ष औसत राजस्व क्या है, यानी एवरेज निकालना है 2011 से 2015 तक का। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, 2011 से 2015 तक का आ जी एवरेज चाहिए। 2011 से 2015 तक का मतलब ये लेना, ये लेना, ये इन सबको जोड़ बैठाओ। कैसे बैठाएं जी? देखो 5 और 9 14 और 8 22, 22 और 7 22 और 7 29। ठीक है ना भाई? 8 7 15, 15 5 20, तो 22 और गलत कैसे हो रहा है? 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया जी? 15 और 9 हो गया 24, 24 और 5 29। ठीक है भैया, हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9 आ गया जी। यानी जोड़ आया इन 5 साल का 1 2 3 4 5 साल का 990 बटे 5 कर देना, ये आ जाएगा हमारा एवरेज। बस अब नेक्स्ट आ जी 356 टू 359, ये है जी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2017 का। भाई ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आप खुद कर लेंगे। ये है CHSL 10+2 का, करिए इसको मैं करा देता हूं। कहता है द बार ग्राफ शोज एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन एन 100 मार्क्स साइंस एग्जाम बाय स्टूडेंट ऑफ 7 डिवीजन। कहता है भाई 7 डिवीजन है ABCDEFG करके, इनमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है और साइंस का एग्जाम हुआ था और उनके एवरेज स्कोर दिखा रखे कि भाई मैं एक जो 7 जो डिवीजन है, ए में कितने बच्चे कितना स्कोर हुआ, बी में कितना, सी में कितना, ऐसे। तो आपको इसकी स्टडी करनी और आंसर करना है। किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए? किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम? तो देखिए यार, सबसे कम है 40, लेकिन दूसरे सबसे कम कौन सा होगा? 45। मतलब कौन सा आंसर होगा मेरे बच्चे? F, ए ऑप्शन। समझ में आई बात? आ जी कहते हैं डी का व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय डिवीजन डी टू डिवीजन ए। डी और ए के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, डी ने कितने प्राप्त किए और ए ने कितने। तो आप कहेंगे जी डी ने प्राप्त किए 60 और ए ने प्राप्त किए 75, तो रेशियो निकालेंगे तो डी ने 60 किए और ए ने 75, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, यानी रेशियो आया 4:5। ठीक है जी। वर्ग एफ के अंक वर्ग सी के मुकाबले कम थे, कितना परसेंट? कह रहा जी एफ के जो स्कोर था वो सी के मुकाबले कितना कम था? एफ का स्कोर सी के मुकाबले कितना कम था? तो एफ है यहां 45 है और सी के मुकाबले 80, तो 80 से 45 कितना कम है जी? 35। तो पूछ रहा जी 35/80 कितना परसेंट हुआ? तो 35 कम था किस पे? 80 पे। तो कह रहा जी कितना परसेंट? कर लोगे मेरे बच्चे? आइए जी इसको पढ़े। कहता है यदि वर्ग ए के सभी छात्रों में से प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए हों तो उनके नए औसत अंक कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे? कितने कम हो जाएंगे ये बताना है। क्लास ए पे की बात हो रही है और हर एक ने 5 घटा दिया, तो क्लास ए में 5 घटा देंगे मेरे बच्चे, यानी 75 पे 5 की कमी हो गई, है ना? तो हम कहेंगे जी 5 की कमी हो गई 75 पे, तो 100 पे कितनी? तो 5 एकम 5 15, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, यानी 6.66666%। ये मेरा आंसर है। ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको पढ़िए फिर आगे बात करें।
पढ़िए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स। कहता है अलग अलग प्रकार की कारों का दिखा रखा है। एक ही सवाल है 364 नंबर, इनका कब किस किस साल में कितना प्रोडक्शन रहा। तो 364 में कह रहे हैं इफ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप ई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटेड द डाटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2013 विल बी। देखो भैया, सवाल में ये कह रहा है तो 2013 की बात हो रही। कहता भैया जो ये ई है ना, इसको अगर हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रल एंगल क्या होगा 2013 का। तो मेरे बेटा सबसे पहले देखो ई में कितनी कार प्रोड्यूस हुई अभी तक। तो 0, 2 और 5 7 और 3 10, हासिल 1 और 2 3, 4 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18, यानी कुल मिला के 180 कारें प्रोड्यूस हुई हैं। और पाई चार्ट जो होता है ना मेरे बेटा, पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। तो मेरे बेटा 180 यूनिट जो है या 180 कारें जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है 360 को। आप 1000 करेंगे तो भी वही बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 डिग्री। तो कह ये रहा है कि 2013 में जो ई कार का सेक्टर है वो कितने डिग्री का दिखाएगा सेंट्रल एंगल। ई कार में 2013 में 42 का, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 डिग्री, तो 42 यूनिट की वैल्यू 42 गुना 2 यानी 84 डिग्री। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो सेंट्रल एंगल बनेगा 2013 में ई टाइप की कारों का, और हम जो पाई चार्ट बनाएंगे वो ई टाइप की कारों का बनाएंगे। तो ई टाइप की कारों का बनाएंगे तो उसमें ऐसे बांटेंगे, ये 2012 का हुआ जी, ये 2013 का हुआ, ऐसे बांटेंगे, है ना। तो ये ई कारों का है, ई टाइप की कार। तो ई टाइप की टोटल कार कितनी 180, और टोटल कौन कितना है 360, है ना। तो एक कार 2 डिग्री बना रहा है, तो 42 कार कितना 84 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 80 14। समझे जी, बहुत अच्छा सवाल दिया इस बार इन्होंने। पढ़िए जी इस सवाल को। तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया। सवाल है 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में 12 बी प्रकार कारों का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक है। तेरी तो पहले ये देखते हैं 2013-16 में एक टाइप की। तो 2013 और 16 में ए टाइप की कार कितनी है, तो 35 जमा 56 है, 35 जमा 56 है, 4 5 11 3 5 8 1 9 91 कारें। यानी 2013 जमा 2016 में जो ए टाइप की कारें हैं वो है मेरे बेटा कितनी 91। क्लियर है जी। अब कह रहा है 12 14 और 15 में बी टाइप की। तो 12 में 14 में और 15 में बी टाइप की। तो 42 जमा 40 जमा 38 जोड़ो, तो 42 जमा 40 जमा 38, 8 2 10 4 4 8 और 3 11 और 1 12 120। तो भैया ये डाटा बनेगा 2012 2014 2015 में बी टाइप का। ये बना था कितना मेरे भाई वहां पे 120। तो कह रहा है जी इसका कितना कुल उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत अधिक रहा। तो 91 से 120 कितना ज्यादा रहा भाई, ये रहा 29 ज्यादा। तो मेरे बच्चों कह रहा है 29 91 का कितना परसेंट। ये आपका सवाल है 29 91 का लगभग कितना परसेंट होगा, ये आपको निकालना।
तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल डाटा इंटरप्रिटेशन था जो अभी तक के सवालों का मैंने आपको कराया है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए डीआई के क्वेश्चन में आपको हर तरीके से अपने कान खड़े रखने पड़ते हैं। हो सकता है कहीं पे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम आ जाए, हो सकता है कहीं पे आपका डिजिटल सम यूज हो जाए, हो सकता है कहीं आप ऑप्शन से करेक्ट करें, है ना। लेकिन फिर भी एसएससी में जो डीआई है अभी तक हमने सारे सालों के पेपर के क्वेश्चन करें जितने अच्छे अच्छे थे, तो देखा कि केवल एक ही साल ऐसा था जहां दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मुश्किल थे कैलकुलेट, अदरवाइज डीआई हमेशा ही आसान रही और आसान ही आती है, मुश्किल नहीं आती। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें बुक से। 7300 वाली जो मेरी बुक्स है उसमें करीबन ये 400 के आसपास डीआई है, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस करें लगातार, उससे धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन से क्रैक करना सीखेंगे, कहीं डिविजिबिलिटी लगाएंगे, कहीं डिजिटल सम, तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। तो आज आपका डीआई पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।